Good evening, friends. Once again, welcome to each one of you and this tax audit last minute compliances. We have planned this because many issues are facing by members. So we have taken time from Sachin ji, and special thanks to Sachin ji for sparing your valuable time to discuss the issue, uh, especially in this tax audit scenario. With regard to technical guidance note issued by ICI and other clauses wherever problems is there. So Sachinji will take up all the queries from the participant. We also welcome Pankaj Sarabgi ji, our eminent expert who have also joined this group discussion meeting. So welcome to you, Pankaj ji also. Over to you, Sachinji, for your deliberation, for discussion, so that it can be fruitful for members who have joined the meeting. Over to you. Thank you so much, Sumit ji, once again for giving me this opportunity to deliberate on the very important topic of tax audit, and that too on the very last hour. So today we are on 20th, and I believe that most of our friends might have completed the tax audit. So अभी जो पेंडिंग होगा वो वैसे वाले पेंडिंग होगा, छोटे मोटे बच्चे हुए वो वाले पेंडिंग होंगे, अदरवाइज मोस्टली कंप्लीट हो चुका होगा. So today in today's discussion, since Pankaj Sharagi is also here, so we can take the benefit of his knowledge, and I believe that it will increase our knowledge as well. So welcome Pankaj ji. So आज का जो टॉपिक है, और जब मैं सुमित जी से डिस्कस कर रहा था कि लास्ट आवर में 1 घंटे के लिए में कितना कवर कर पाएंगे, सो इट इज बेटर कि हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में रखें. सो सुमित जी का ये व्यू था कि पहले कुछ आप जो अभी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ Q&A में इसको लेके आएंगे. तो मेरे ख्याल से ये आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना डिस्कशन होगा उतना चीज निकल के आएगा और उससे सभी का लर्निंग बढ़ेगा. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी लास्ट 10 दिन बचे हैं, और अभी भी हम लोग अगर 45-50 अभी इनिशियल फेज में जुड़ चुके हैं एज ए पार्टिसिपेंट, तो इसका मतलब अभी भी बहुत कुछ बाकी है, इसमें जूस है अभी भी डिस्कस करने के लिए. राइट. सो मैं पहले अपना एक जो पीपीटी है वो आपके साथ शेयर करूंगा. उसमें सारा पीपीटी हम लोग कवर नहीं करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो कवर करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो टेक्निकल पार्ट है, फॉर्म्स में क्या क्या दिक्कत आ रही है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है सुमित जी? यस. एंड मेंबर से रिक्वेस्ट है कि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा. आफ्टर हिज डेलिब्रेशन इन शॉर्ट वी विल टेक अप ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल इश्यूज के ऊपर, और जो टैक्स ऑडिट का प्रैक्टिकल इश्यूज है, प्लस क्लॉज बाय क्लॉज जो फॉर्म्स का जो क्लॉजेस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं, ऑल्दो 44 अप टू 1 to 44 पॉसिबल नहीं होगा, जो रिलेवेंट क्लॉजेस हैं, जहाँ जो डायरेक्टली हम लोग के ऊपर अप्लाई होता है, जहाँ पे TAQRB ने नोटिस किया है कि यहाँ पे गलती हो रही है, हम लोग वो चीज डिस्कस करेंगे. TAQRB का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर टैक्स ऑडिट की बात करें तो टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, जो कि ICAI का ही है, और वो हर साल अपना एक कंपेंडियम निकालते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपना गलती पता चलना चाहिए. और ये भी अच्छी बात है कि हमारे ही जो ICI है वो हमें बता रहे हैं कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, तो उससे हमें सीखने का मौका मिलता है. सो अपॉइंटमेंट लेटर, आई बिलीव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने सालों से, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लेते. या तो हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर अपॉइंटेड है वहां पे, और साथ में अगर हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, तो हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद, जो कि चूंकि हमें MCI फाइल करना होता है, इसलिए हम वहां पे लेते हैं. और उसके बाद हम ये समझते हैं कि बाकी जो भी सर्विस है सब कुछ इसी में इंक्लूड है. हम टैक्स ऑडिट के लिए सेपरेटली अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लेते, हालांकि आपके पास ही ऑडिट फाइल में होना चाहिए. और जब मैं टैक्स अपॉइंटमेंट लेटर की बात कर रहा हूँ, तो साथ में उसमें स्कोप भी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब हम टैक्स ऑडिट में हमारे जो स्कोप है वो ब्रांच का है, या ऑफिस का, हेड ऑफिस का है, या सारा है, उसमें क्या क्या आप कवर करेंगे, जरूर डलवाना चाहिए, सो दैट कि कल फ्यूचर में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट एंगेजमेंट लेटर ही रहे. कोड ऑफ एथिक्स की अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसको डिवाइड किया जा सकता है. एक, कि जब मैं एंगेजमेंट लेता हूँ एज ए टैक्स ऑडिटर और एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो हम एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो अपने काउंटर पार्ट को या आउटगोइंग ऑडिटर को हम ये लिखते हैं कि वी आर नाउ
हैविंग दिस ऑफिस, तो आपका कोई इश्यू है तो आप मुझे बताइए। टैक्स ऑडिट के लिए हम उनको ये चीज अलग से नहीं पूछते, या हमारे उस क्लॉज में हम टैक्स ऑडिट नहीं लिखते। हम लिखते हैं बीइंग अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, हम टैक्स ऑडिट नहीं लिखते। हम ये मान लेते हैं कि उसने अगर मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर का एनओसी दिया है तो उसने टैक्स ऑडिटर का भी एनओसी दे दिया, हालांकि दो सेपरेट अपॉइंटमेंट है, इसीलिए दो सेपरेट आपको लेटर उनसे लेना, कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर आप सिंगल कम्युनिकेशन भी करते हैं तो उसी में आपका ये पॉइंट कवर होना चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ ऑडिट्स, 60 ऑडिट का लिमिट है, कितने ऑडिट आप कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कितना कर सकते हैं। पार्टनरशिप, अगर मैं एक कंपनी में पार्टनर हूं और मैं इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं कितना कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको टैक्स जो नया वाला गाइडेंस नोट है जो 4 सितंबर को रिलीज हुआ है, इसमें बहुत डिटेल में इसको बताया गया है। तो ये वाला पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि मैं कितना ऑडिट कर सकता हूँ। कई बार हम ये समझते हैं कि मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ और मेरे यहाँ अगर 10 पार्टनर है तो मैं 600 ऑडिट का मुझे मिल गया, मैं अकेला 600 ऑडिट कर सकता हूँ। तो ये आपको पूरा गाइडेंस नोट में एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, तो हमें वहां से उसको प्रॉपरली देखना है। ऑडिट प्लान आज की डेट में, चूंकि आप ऑलरेडी ऑडिट जो जो प्लानिंग वाले ऑडिट होंगे वो हो चुके होंगे, अभी तो वो वाले ऑडिट हो रहे होंगे जो अनप्लान्ड ऑडिट होंगे, जो आपको पता है कि ये क्लाइंट आता ही मेरा 20 तारीख के बाद है, और वो डेटा भी अपने पेन ड्राइव में लेके आ रहा होगा, या फिर वो एक आपको वो बंडल बना के लेके आ रहा होगा, या अपने अकाउंटेंट को भेज दिया कि जाके वहां बैठ जाओ और अपना करवा लो। तो प्लानिंग वाले हो या अनप्लान वाले हो, आपका एक प्लान हर किसी में होना चाहिए, चाहे वो राइटिंग में हो या आपके पास लिख आपके माइंड में हो या आपका कुछ एसओपी बना हुआ हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए सो दैट कि आप उसको फॉलो करें और आपकी टीम भी उसको फॉलो करे, और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करिए कि हम उसको ठीक जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, कंपनीज एक्ट में हो, अदर लॉज में हो, चाहे वो पीएफ लॉ हो, ईएसआई हो, या दूसरे जीएसटी लॉ में कोई चेंज हो रहा है, या गाइडेंस नोट में कोई चेंज होता है, तो ये सब चेंजेस को भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है, बट वो प्लानिंग फेज का पार्ट है। अगर हम कोई प्लानिंग में जब रहेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हम लोग जनरली लेना मिस कर जाते हैं। इसमें हम लोग वो पार्ट को कवर करते हैं जो पार्ट को हम डायरेक्टली वेरीफाई नहीं कर पाते, या हम वेरीफाई करने के बाद भी हम उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते कि ये ठीक है कि नहीं है। समझ लीजिए कि आपको क्लाइंट ने 5 बैंक अकाउंट दिया है, आपको नहीं पता कि इसके अलावा और 2 अकाउंट है या नहीं है, तो आप उससे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लीजिए कि आपका इस बैंक में इतना-इतना अकाउंट नंबर, ये अकाउंट सेविंग या करंट अकाउंट जो भी है, वो डिटेल उससे ले लीजिए, ओडी है, सीसी है, ताकि आपको पता हो कि इसका इतना ही अकाउंट है। इसके अलावा कोई कोई चीज़ डिपार्टमेंट निकाल के लेके आता है, तो आप कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एसएससी, हम लोगों ने ये किया है, और मैनेजमेंट ने खुद लिख के दिया था 5 अकाउंट है, तो मुझे क्या पता कि 7 भी हो सकता है। हाँ, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ बता रहा है कि उसमें तो 7 अकाउंट है, लेकिन वो दे ही रहा है 5 स्टेटमेंट, फिर भी आप एमआरएल पे रिलाई कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल वो नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये 5 अकाउंट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एसएससी भी आपको 5 अकाउंट का डिटेल दे रहा है, तो आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंक्लूसिव आपके पास एविडेंस है कि इसमें और अकाउंट हो सकते हैं, मैनेजमेंट आपको 5 का स्टेटमेंट दे रहा है, 5 का ही लेटर एमआरएल भी दे रहा है, तब उस केस में आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि नहीं 5 उसने बोल दिया तो मैं क्यों आगे बढ़ूँ। दूसरा, स्टॉक का जो सबसे बड़ा इश्यू आता है, क्योंकि स्टॉक जो है वो अलग-अलग प्लेसेस पे होते हैं, और वो भी 31 मार्च का स्टॉक लेना है, जबकि आप ऑडिट आज के डेट में कर रहे हैं। हर बार एसएससी के पास कोई फिजिकल वेरिफिकेशन उस पर्टिकुलर डेट का हो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो हम उनसे डिटेल में एक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम स्टॉक लेजर तो लेते ही हैं, बट बहुत बार स्टॉक लेजर अपडेटेड आपको नहीं मिलेगा, या अपडेटेड मिलेगा उसमें वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वांटिटी मिलेगी, तो हम वो डिटेल उनसे ले सकते हैं अंडर एमआरएल। और अभी बहुत सारे इश्यूज आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसको आप एमआरएल में कवर कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्किल एंड एक्सपर्टीज, ऑफ कोर्स अगर आप ऑडिटर हैं तो बेसिक पार्ट है ये कि कोई भी ऑडिटर को, क्योंकि ये टैक्स ऑडिट दिया ही गया चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसीलिए क्योंकि वो अपना प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज ही उनका इस तरह का है कि वो किसी भी चीज को, इन्फॉर्मेशन को डिग आउट कर सकते हैं। तो इसलिए उनको दिया कि आप ऑडिट करो और टैक्स के एंगल से करो, इसलिए उसको टैक्स ऑडिट बोला जा रहा है। कंप्लायंसेस, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, एसए हैं, जो भी फ्रेमवर्क है, वो सारा फॉलो करना है, चाहे वो कॉर्पोरेट एसएससी हो। अब तो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए भी हमारे पास फ्रेमवर्क दिया गया है, जहां अभी वो रिकमेंडेटरी है, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर से वो मैंडेटरी हो जाएगा, तो आप उसको फॉलो करवा सकते हैं। कई बार लोगों ने ये बोला कि वो तो
प्रिपरेशन और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो उनका काम है। तो अगर वो उनके ऊपर ही हमारा गाइडेंस नोट या हमारा जो जो भी रेगुलेशन आता है वो अप्लीकेबल नहीं होता, हम उनके ऊपर नहीं होता लेकिन हमारे ऊपर होता है, तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं उसको कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बनाया गया है। और आप अपने क्लाइंट को एडुकेट भी कर सकते हैं उस पर्पस के लिए कि आप इसको इस फॉर्मेट में बनाइए, सो दैट कि बैंक भी आपका उसी को एक्सेप्ट करेगा, डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट करेगा, तो आप उसको उस तरह से बना सकते हैं। कॉमनली फाउंड एरर जो जनरली हम लोगों ने TAQRB ने फाइंड आउट किया कि जो एरर्स मिल रहे हैं सभी केसेस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं तो हम ये लिखते हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन सच रिपोर्ट। लेकिन जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं तो प्रिपरेशन 3CD रिपोर्ट फिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी SSC का है। 3CA या 3CB जो भी फॉर्म अप्लीकेबल है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ऑडिटर, आप उसको फिल करते हैं और आप उसमें अपना ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन जो भी आपको डालना होता है आप वो डालते हैं। अब चैलेंज ये आता है कि हम जब 3CA या 3CB कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये नहीं लिखते कि हम ये प्रिपरेशन ऑफ 3CD रिपोर्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट या SSC, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसके ऊपर अपना ओपिनियन ड्राफ्ट करने की है, या इसमें जो हमारा ऑब्जर्वेशन और क्वालिफिकेशन है वो देने का है। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट कि ये आपने प्रिपेयर किया है। ठीक है, आज के डेट में 3C फॉर्म टैक्स ऑडिट कब अप्लीकेबल होगा नहीं अप्लीकेबल होगा, ये 44AB को जितना डिटेल में अगर डिस्कस करने जाएंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे कि टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये देखूं कि टर्नओवर टैक्स ऑडिट के लिए जो इन्होंने लैंग्वेज लिखा है वो लिखते हैं एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, सो एवरी पर्सन इंक्लूड्स कंपनी आल्सो। आज की डेट में हम कंपनी का भी बैलेंस शीट फाइनलाइज कर रहे हैं। कंपनी का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल होगा, और उसके लिए रिटर्न फाइलिंग डेट इज 31 अक्टूबर और 3CD रिपोर्ट का फाइलिंग डेट 30 सितंबर। लेकिन अगर वो कंपनी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, उस केस में उसका रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर होगा, और उसके लिए 30 सितंबर का सिर्फ कंपनी एक्ट पर्पस के लिए हो सकता है कि AGM होल्ड करना है, वो सब डेट्स आपको देखने हैं, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए कोई फाइलिंग डेट नहीं है। दूसरा कि टर्नओवर 1 करोड़ से अगर 10 करोड़ के बीच में है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन उसमें इन्वॉल्व है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन 95% से ज्यादा हुआ है, तो उस केस में टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कंपनी है या नॉन कंपनी है, ये दोनों केस में अप्लाई करेगा। अगर नॉन कंपनी है और उनके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होता है तो उनके लिए जो फाइलिंग डेट है या था वो 31 जुलाई था, ना कि 31 अक्टूबर होगा। तो आपका वो ऑलरेडी डिले हो चुका है। सिर्फ ड्यू डेट को चेंज करवाने के लिए प्लीज टैक्स ऑडिट मत कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई क्लाइंट है जिसका टर्नओवर 4 करोड़ है, आपने ये एस्टेब्लिश भी कर लिया कि इसका सारा ट्रांजेक्शन बैंक से है, सॉरी बैंक से ट्रांजेक्शन कम है, और इसका सारा ट्रांजेक्शन बैंक से है और उसका टैक्स रेट अप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में उसका ड्यू डेट चेंज होगा, लेकिन आप उसको चेंज करने ड्यू डेट 31 जुलाई होगा, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंड करने के लिए आपने उसको कंसिडर कर लिया कि इसका टैक्स रेट अप्लीकेबल होता है और आपने इसका टैक्स ऑडिट किया, तो ये डिसिप्लिनरी कमेटी में ऐसे मैटर बहुत सारे जा रहे हैं, तो प्लीज उसको मत कीजिएगा, पहला। दूसरा केस आएगा जहां पे कि आपको SSC इंसिस्ट करेगा कि आप मेरा टैक्स ऑडिट कर दो, क्योंकि मेरा बैंक में ODCC चल रहा है और बैंक वाले मेरे से बार बार ये मांगेंगे, तो आप मेरा प्लीज ऑडिट कर दीजिए। उस केस में भी आपको सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट करना है, टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है। बाकी टर्नओवर किसको बोलते हैं वो सब ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने पहले भी कई बार किया है, गाइडेंस नोट में भी है, तो वो हमें ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपके पास आएगा कि टर्नओवर जब में हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ शेयर ट्रेडिंग, क्योंकि कोविड के बाद से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉय थे या बिजनेस क्लास थे, सब ने शेयर ट्रेडिंग अपना करना शुरू कर दिया और ठीक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज भी ये नहीं कि उनका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, टर्नओवर के ऊपर टैक्स ऑडिट डिटरमिन होता है। सो टर्नओवर अगर हमें डिसाइड करना है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ऐसे केसेस में हम लोग टर्नओवर कैसे निकालेंगे, एग्रीगेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। सो डिफरेंशियल अमाउंट को एग्रीगेट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, टोटल अमाउंट जो आएगा वो उनका अगर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है, यानी कि 10 करोड़ को एक्सीड करता है, तो टैक्स ऑडिट होगा। अगर 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है तो टैक्स ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं और कोई बिजनेस नहीं है और उनका सारा ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगा, क्योंकि आप अगर इसमें डील करते हैं तो। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें अभी लास्ट डिस्कशन में पंकज जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था कि ये जो 10 करोड़ का है, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए है कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। आप जो अपना फाइनेंशियल बनाते हैं उसमें आप पूरा सेल्स को ले सकते हैं, पूरा परचेज को ले सकते हैं, प्लस एक्सपेंडिचर आपने जो जो भी किए हैं वो भी लीजिए, सो दैट कि आपका नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली निकले। सो टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट आपको कैसे डिटरमिन करना है, ये टेस्ट करने के लिए आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, वो आपका अकाउंटिंग टर्नओवर नहीं है। अकाउंटिंग टर्नओवर में बी डिफरेंट। सो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन, वो तो आपका टोटल ट्रांजैक्शन आपका सेल्स में काउंट हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग, मैं ये मानता हूं कि हर किसी के पास कॉन्ट्रैक्टर तो एसएससी होगा ही होगा, चाहे वो कंपनी हो या नॉन कंपनी हो। अगर चाहे वो कंपनी है या नॉन कंपनी है, उसका टर्नओवर हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे निकालते हैं, और हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यानी कि पीओसीएम लेने के लिए बोलता है। प्लस आईसीडीएस भी हमें आईसीडीएस भी हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के ऊपर ही कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो अगर हमने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे कर किया है, तो हमारा टर्नओवर इस साल में जितना मैंने परसेंटेज अचीव किया, परसेंटेज कंप्लीट किया, उसके बेसिस पे हम टर्नओवर डिसाइड करते हैं, और हमने उसके ऊपर अपना प्रॉफिट निकाल के टैक्स डिटरमिन कर लिया। एक इंटरेस्टिंग कैच इसमें आता है, आपने जो टर्नओवर डिटरमिन किया है दैट इज बेस्ड ऑन द टैक्स लॉ और अकाउंटिंग प्रोसीजर, एक्चुअल में ये आपका टर्नओवर नहीं है। सो अभी आपने बिलिंग नहीं किया, आप बिलिंग कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर में आप बिलिंग कर रहे हैं उसका, तो आपके लिए ये आपने तो ऑलरेडी टर्नओवर काउंट कर लिया। सामने वाले के लिए जो आपका कॉन्ट्रैक्टी है उसको आपने नेक्स्ट ईयर में इनवॉइस किया है, तो वो जो टीडीएस काटेगा वो नेक्स्ट ईयर में काटेगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि मैं इनकम रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ ईयर 1 में और मेरा टीडीएस कट रहा है ईयर 2 में, तो मेरा 26 ईयर्स में मिसमैच आएगा। पहले साल में 26 ईयर्स में कम दिखेगा या नहीं दिखेगा, सेकेंड ईयर में 26 ईयर्स में दिखेगा और ज्यादा दिखेगा। उस केस में आपको ये देखना है कि मैं वो टीडीएस का बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ। ये साल से उन्होंने एक क्लॉज इंसर्ट किया है दैट इज कॉल्ड 155 अंडर ब्रैकेट 20, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपका इनकम पहले रिकॉग्नाइज हो गया और टीडीएस आपका बाद में यानी सब्सिक्वेंट ईयर में कट रहा है, तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्म भी निकाला है और एक रूल प्रिस्क्राइब किया, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ये तो हुआ आइडियल सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन लेते हैं जहां कि आपके पास इनकम, मेरा टीडीएस लास्ट ईयर में कट गया और मैं इनकम इस साल में रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। इसके लिए उन्होंने कोई लॉ में नहीं डाला हुआ है, बिकॉज आपका फॉर्म में ही और या रूल में ही ऐसा निकल के आता है कि आपने जितना टीडीएस इस साल में क्लेम कर रहे हैं उतना उतना आप क्लेम कर लीजिए, और जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसको आप अनक्लेम्ड रख के कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए, जिस साल में आपका इनकम आ रहा है। जो एक इसमें और एक कैच आएगा वो ये आएगा, समझ लीजिए कि आप एज ए ऑडिटर आपने किसी क्लाइंट का ऑडिट किया और आपकी ऑडिट फीस हुई 1 लाख रुपए, उसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए था 10,000। आज आप सितंबर के मंथ में उसको कहते हैं कि आप टीडीएस काट के जमा करवाइए। कब जमा होना है, 31 मार्च, बुकिंग डेट 31 मार्च, Q4 का रिटर्न रिवाइज होगा, और ये आपको क्रेडिट आप अब वहाँ 26 ईयर्स में कब शो करेगा आपके, जब वो नेक्स्ट रिटर्न का प्रोसेस होगा। रिटर्न प्रोसेस कब होगा, जब वो फाइल करेगा और उसके बाद रिटर्न प्रोसेस होगा, तो हो सकता है कि इसमें सितंबर खत्म हो जाए। इन द मीन टाइम आपका खुद का रिटर्न फाइल करने का डेट आ गया और आपने फाइल कर दिया। जैसे आपने रिटर्न फाइल किया तो आपका वो क्रेडिट कैसे आपको मिलेगा, अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया बुक्स में कि मुझे वो क्रेडिट मिलना है तब तो ठीक है, अदरवाइज 26 ईयर्स के बेसिस पर आप रिकनसाइल करने जाएंगे तो आपका कुछ क्रेडिट हो सकता है कि अनक्लेम्ड रह जाएगा।
वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें वो भी देखना है, क्योंकि आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं, और करेंगे तो कब तक करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। मैं सर सुमित जी, मैं केस स्टडी को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, और राइट सर, ये ऑलरेडी केस स्टडी शेयर स्किप कर कर देंगे देते सर। हैं। ऑलरेडी ठीक है, पूरा हाउसफुल है सर आपका टैक्स ऑडिट का डिस्कशन। ठीक है। सो जब हम लोग बात करते हैं कि हम 5% को टेस्ट करेंगे, उसके लिए एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर सेल्स। सो जितने भी पैसे आपके पास रिसीव हुए, चाहे वो लोन का पैसा रिसीव हुआ हो या कैपिटल का पैसा आया हो, सबको टोटल करना है, सबको टोटल करना है। और टोटल करने के बाद आप देखिए कि मेरा 5% कैश कंपोनेंट है या उससे कम है। अगर कम है तो टैक्स ऑडिट नहीं अप्लीकेबल, सॉरी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का ब्रैकेट आपके लिए अवेलेबल है टैक्स ऑडिट को टेस्ट करने के लिए। अगर नहीं है, 5% से ज्यादा कैश एक्सपेंडिचर है या रिसिप्ट है, तो आपके लिए वो अवेलेबल नहीं है, आपको 1 करोड़ के ऊपर ही टैक्स ऑडिट करना है। सो 44 AB में 5 क्लॉजेज हमने डिस्कस किया है पहले भी। ए ए इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बी इज फॉर प्रोफेशन, सी इज फॉर अगेन बिजनेस, डी इज फॉर प्रोफेशन, और ई इज फॉर बिजनेस अगेन। सो आपको अगर मैं ब्रीफली बोलूं, ए में उन्होंने ये बोल दिया 1 करोड़ से ऊपर है तो आपका टैक्स ऑडिट होगा, लेकिन एक प्रोवाइजो क्लॉज डाल दिया जहां उन्होंने बोला 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का विंडो आपको दे रहे हैं। अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो वो विंडो टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, आपको एनीवे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। बी में इन्होंने ये बोला कि अगर प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट होगा, खत्म। सी में इन्होंने ये बोला कि अगर आपका 44 AE 44 BB BBB में अगर आप फॉल करते हैं, तो जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में परसेंटेज लिखा हुआ है इनकम का या अमाउंट लिखा हुआ है इनकम का, अगर आपने वो लिया है तो आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। अगर आपने उससे कम लिया है तो आपका टैक्स ऑडिट होगा। टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है इन 3 सेक्शन में। डी डी में आते हैं, ये बोलता है कि इन प्रोफेशन के लिए जिनके ऊपर 44 AD अवेलेबल है, यानी कि 50 लाख से कम का रिसिट है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 50% से कम का प्रॉफिट डिक्लेयर करूं, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ई इस की अगर आपका बिजनेस है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है, आप एलिजिबल बिजनेस एसएससी हैं, एलिजिबल बिजनेस कैरी कर रहे हैं, और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, और आपने प्रॉफिट 8% या 6% से कम डिक्लेयर किया है, और आप प्रोवाइज क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 44 AD में फॉल करते हैं, तो आपका टैक्स ऑडिट होगा। सो 44 AD क्लॉज 4 इंपॉर्टेंट है, हम लोग वहां पे भी डिस्कस करेंगे। 44 AD का डिबेट हमेशा रहता है, जस्ट हमने इसमें डाला था स्पेसिफाइड डेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं अभी हर बार ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ सबके सामने। अगर आप सेक्शन देखेंगे तो उसमें कहते हैं कि 44 AB में ABCDE करने के बाद गेट हिज अकाउंट्स ऑफ सच प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट। सो अकाउंटेंट मींस यहाँ पे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं। कब कराना है ऑडिट? बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड फर्निश बाय दैट डेट। सो विच डेट? द स्पेसिफाइड डेट। व्हाट इज स्पेसिफाइड डेट? तो उन्होंने ये प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन में बता दिया। स्पेसिफाइड डेट मींस द डेट 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट। अब आपके लिए 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट क्या होगा? अभी ड्यू डेट क्या है टैक्स ऑडिट के लिए? 139(1) में 31 अक्टूबर, रिटर्न फाइलिंग का डेट। तो आपके लिए 1 मंथ प्रायर क्या होगा? 30 सितंबर। अगर मैं 30 सितंबर की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास ऑडिट कराने का जो डेट है वो बिफोर द स्पेसिफाइड डेट है। सो इट शुड नॉट बी 30th, ये 29th होगा। स्पेसिफाइड डेट के पहले होना है तो 29th होगा। फर्निशिंग 30th को अलाउड है, 30th तक आप फर्निश कर सकते हैं। साइनिंग बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी 29th, पहला। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको मिलेगा जो जो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि जो आपके लॉ में तो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है लेकिन सिस्टम आपको अलाउ करता है। पहला चीज, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। एक्ट में कहीं ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपका जो क्लाइंट है या कोई एसएससी है उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, लेकिन सिस्टम के थ्रू जब हम जाते हैं तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का ऑप्शन है। तो अगर इसमें बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं कि अगर एसएससी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। सो अगर एसएससी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये अनफर्निश्ड माना जाएगा। ऑब्टेन बाय द अकाउंटेंट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, ऑब्टेन तो हो गया लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो अनफर्निश्ड रहेगा। और जब तक वो जैसे वो एक्सेप्ट करेगा तब वो फिर फर्निश होगा।
उसके बाद फिर आप रिटर्न फाइलिंग का डेट आपको मिलता है 30 डेज का नेक्स्ट, मतलब अक्टूबर में आपको पूरा अक्टूबर मिलेगा रिटर्न फाइलिंग के लिए। लेकिन कई बार एसएससी को लगता है कि ऑडिटर ने कर दिया तो मेरा काम, मेरा कोई रोल नहीं है, अगर मैं रिजेक्ट नहीं करना चाहता हूं तो एक्सेप्ट करना है। दूसरा एक और पॉइंट है जो कि टैक्स ऑडिट इंपॉर्टेंट चीज में रिलेटेड ये है, क्या मैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता हूँ? सो टेक्निकली अगर बोला जाए तो यस, आप टैक्स ऑडिट को रिवाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन एज पर लॉ अगर देखा जाए तो आप कर सकते हैं सिर्फ 2 केसेस में। जैसे कि अगर आपने 40 AIA का कोई डिसअलाउंस हुआ है और आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले वो कंप्लायंस पूरा कर दिया, लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने, चूंकि और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तक आपने वो पेमेंट नहीं की थी, तो टैक्स ऑडिटर ने अपने पॉइंट में उसको मेंशन कर दिया, तो उस केस में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि 43B के केस में आपने पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले किया, यानी कि आपने 30 सितंबर को या 29 सितंबर को किया है। टैक्स ऑडिटर, सॉरी, आपने 31 अक्टूबर के पहले किया है, टैक्स ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट 30 सितंबर के पहले सबमिट कर दिया, तो उस केस में वो आपको अलाउ होगा, लेकिन आपको फिर अपना रिपोर्ट भी रिवाइज कराना है। क्या ये रिपोर्ट को रिवाइज कराना कंपलसरी होगा? सो लॉ ये कहता है मे बी रिवाइज्ड बाय द एसएससी। कब तक रिवाइज करने का डेट है? सो रिवाइज करने का जो डेट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को, वो अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर, यानी कि जिस 22-23 का जगह रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2024 तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को, उस 2 क्लॉज के ऊपर। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो आप आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज बार पहले भी करते आ रहे हैं। अभी समझिए आपने कोई क्लॉज, कोई 3CA में कुछ पॉइंट लिखना था, आपसे रह गया, आपने उसको लिखने के लिए अपना रिपोर्ट को रिवाइज किया, वो भी लोग कर रहे हैं। और अगर आपको कोई और डेटा उसमें एंट्री करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड 10-11। सो अब हम लोग सीधा फॉर्म्स में आ जाते हैं। फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD ये हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। 3CA के केस में, 3CA केस में हम लोग सब ये मानते हैं कि 3CA तब अप्लीकेबल होगा जब उस एसएससी का किसी दूसरे लॉ में अकाउंट्स का ऑडिट हो रहा है, ऑडिट हो रहा है। अगर अब वो नहीं हो रहा है तो हम 3CB अप्लाई करते हैं। वैसे केसेस में 2-3 केसेस आपके सामने रखता हूँ जहां पे कि आपका उन केसेस जहां पे उसका दूसरे लॉ में ऑडिट होना है या होगा, उस केस में भी वो हम 3CB अप्लाई करते हैं rather than 3CA। जैसे कि अगर कोई कंपनी है जिसका स्टैच्यूटरी ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो अपना बोर्ड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर दिया है और वो आपसे टैक्स ऑडिट कराना चाहती है, और आपने अपना टैक्स ऑडिट कंप्लीट किया विद इन टाइम या लेट से भी, तो आपके पास जो फॉर्म फाइल करना है वो 3CB करना है, इवन दो दैट इज अ कंपनी, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटेड नहीं है, इसलिए आप 3CB करेंगे। दूसरा केस जहां पे कि जो एसएससी है उसने अपना अकाउंटिंग पीरियड चेंज करा लिया है, अकाउंटिंग पीरियड उसने चेंज करा लिया एमसीए में जाके। जनरली ऐसे कब करते हैं? जब उनको ऐसी फॉरेन कंपनी का सब्सिडरी कंपनी होते हैं या कोई ब्रांच ऑफिस होता है, और वो अपना अकाउंटिंग पीरियड को अपने हेड ऑफिस के साथ मैच कराने के लिए वो पीरियड को चेंज करता है। उस केस में अकाउंटिंग ईयर एमसीए में चेंज कराया जा सकता है, बट अकाउंटिंग ईयर इनकम टैक्स में चेंज नहीं कराया जा सकता। तो आपके लिए जो प्रीवियस, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर है, आप उसके बेसिस पे ऑडिट कर रहे हैं, तो आपका जो ऑडिट होगा वो 3CB के ऊपर होगा, इवन दो ये कंपनी है और उसका अकाउंट्स ऑडिटेड होना है, लेकिन उस केस में 3CB अप्लीकेबल होगा, ना कि 3CA। और तीसरा है जहां पे कोई कंपनी समझ लीजिए 15 फरवरी को बनी है और उसने 45 डेज में ही समझिए 12 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, उस केस में भी आपका टैक्स ऑडिट तो अप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है। लेकिन कंपनीज एक्ट में आप कहते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में 15 महीने का ब्रैकेट मिलता है, तो आपका टैक्स ऑडिट कंपनी और में ऑडिट नहीं हो रहा है, उस केस में भी आपको 3CB लगेगा, ना कि 3CA लगेगा। ये सर्कुलर नंबर 561 में ऑलरेडी कवर किया गया सिचुएशन को। ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करता हूं तो हम लिखते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन अगर मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूँ 3CA 3CB लगा रहा हूँ, तो उसमें मुझे लिखना है ट्रू एंड करेक्ट व्यू। इसका मतलब करेक्टनेस के ऊपर ज्यादा फोकस है। अगर करेक्ट है तो इसका मतलब आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ये बोल के कि मैंने इसका करेक्टनेस को भी वेरीफाई किया है।
क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ तो ऐसे क्वालिफिकेशन जो जनरली आपके पास आएंगे। हालांकि TAQRB ने ये भी पॉइंट रेज किया था कि बहुत सारे केसेस में क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन के बिना ही रिपोर्ट फर्निश किया जा रहा है। हालांकि 3CD में उसके बारे में निगेटिव रिमार्क ऑलरेडी SSC ने खुद दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने सिंपल सिचुएशन रखूंगा। कंपनी के केस में जब आप ऑडिट करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनती है तो वो रुपीज नियर टू 100, नियर टू 1000, जैसा जिसका केस है उसके बेसिस पे वो बनता है। लेकिन टैक्स ऑडिट के केस में आप एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑडिट करते हैं, तो उस केस में आपको पहला पॉइंट लिखना है इसके रिगार्डिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रोड्यूस किया गया है वो दैट इज नियरेस्ट टू 100 या नियरेस्ट टू 1000 जो भी केस है, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग एब्सोल्यूट टर्म्स को कवर किया गया है। दूसरा 44 का क्लॉज 44 का रिपोर्टिंग भी आपके पास आएगा, क्योंकि 44 में आप कितना भी डिटेल एक्यूरेटली डालें और एज ए ऑडिटर अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि यस इट इज एक्यूरेट, इसमें कोई इशू नहीं है, देन देयर इज नो इशू। अगर आपको लगता है कि इसमें डाउट है और चैलेंजेस हैं इसमें, इसलिए इसलिए ये हमें हमेशा लगता है कि डाउट है, तो हम एक ऑब्जर्वेशन तो अपना डाल ही देते हैं इसमें। 3C या 3CB जो भी हम बना रहे हैं कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है उसमें वो उसका एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को वेरीफाई नहीं किया सकता ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ डेटा, और जो भी आपका पॉइंट है उसके बेसिस पे आप एटलीस्ट उससे आप एक बार के लिए अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक रिलेटेड इश्यूज, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि स्टॉक रिकॉर्ड का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जहां पे आपको रिपोर्ट करना है, जैसे कि आपको क्वांटिटेटिव डिटेल डालना होता है, तो नेचुरली स्टॉक रिकॉर्ड से ही निकल के आएगा। दूसरा है स्टॉक रिकॉर्ड SSC ने मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जब आप लिखते हैं कि SSC ने ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, ऑडिटेड है, मेंटेन्ड है एंड ऑडिटेड है, तो इसका मतलब कि वो वहां पे भी आप लिखते हैं कि स्टॉक रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली में अगर आपको मिले कि हाँ स्टॉक रिकॉर्ड मुझे मिला है और मैंने पूरा वेरीफाई किया है, तभी आप लिखिएगा। अगर आपको सिर्फ जनरली बोला जा रहा है, आपको लगता है कि ठीक है अकाउंट्स ज्यादा तो स्टॉक तो है ही नहीं, तो मैंने वैसे ही मिला लिया है तो ठीक ही है, स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी है, तो आप इसमें जरूर लिखिएगा। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नॉट पॉसिबल, अगर नहीं है तो आप वो डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक जगह पे डालते हैं वैल्यूएशन और स्टॉक क्या है, आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है। तो अगर आपको लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है तो आप उसको जरूर डाल दीजिए। TDS रिटर्न के केस में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं और अभी वो बढ़ गए हैं, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे कि 194R अप्लीकेबल होता है। आर कब अप्लीकेबल होता है? अगर आपकी कंपनी ने किसी को बेनिफिट और परक्विजिट दे दिया और वो उस पर्सन को आउट ऑफ द बिजनेस या प्रोफेशन अराइज हुआ है, तो उस केस में अगर 20,000 से ऊपर दिया गया है तो 194R एप्लीकेबल होगा। आपके बुक्स में दिखेगा कि उसको 20,000 को सामान दिया गया, किसी को गिफ्ट दिया गया, लेकिन वो उसके बिजनेस के कारण उसको दिया गया, और आपके SSC की और आपका तुरंत ये ट्रिगर करना चाहिए कि क्या यहाँ पे TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्या TDS काटा गया है या नहीं काटा गया है, क्योंकि ये तो असरटेन करने में चैलेंज होता है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये सेकंड लेवल पे जाकर चेक करना है TDS कटा है कि नहीं। अदरवाइज ऐसे ट्रांजेक्शन में अगर आपको नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक रिमार्क तो जरूर डाल दीजिए कि ये इसको वेरीफाई करना डिफिकल्ट है, या जो भी आपको सुटेबल वर्डिंग्स लगती है आप वो जरूर डालिए इसमें, क्योंकि जनरली हम TDS के ऊपर कोई क्वालिफिकेशन नहीं डालते। प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस वो आप ऑलरेडी रिपोर्ट करते हैं। Reports of audit carried by excise service tax department were not made available. GP ratio is not ascertainable. ये वो केसेस हैं जहां पे कि हम ये कहते हैं कि GP रेशियो कंपनी के केस में, अगर मैं शेड्यूल 3 की बात करूं, तो अब वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वो सीधा रेवेन्यू के साइड में जाके अपना सारा क्रेडिट डालते हैं जो इनकम है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन और जो भी अदर इनकम है, और नेगेटिव और अपोजिट साइड में जाके सारा एक्सपेंडिचर डालते हैं और नेट प्रॉफिट निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको सेपरेट वर्किंग करनी पड़ेगी। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आपको सेपरेट वर्किंग जरूर करनी चाहिए, और वो वर्किंग करने के बाद आप इसमें रिपोर्ट लिखिए कि ये इस बेसिस पे हमने इसको GP रेशियो को डाला है। और यहाँ पे अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं कि GP रेशियो इज नॉट असर्टेनेबल। हालांकि ऐसा कई बार नहीं होगा कि आप असर्टेनेबल नहीं हो, इट इज ऑल्सो असर्टेनेबल, तो हर बार इसको डाल फिट बैठेगा ये जरूरी नहीं है।
ट्रू एंड करेक्ट, रिलाई अपॉन द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। ये हम लोग हमेशा एक चीज जब भी हम टैक्स रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि टीडीएस काटना है या नहीं काटना है, या कोई चीज को अलाउ होना है या डिसअलाउ होना है, ये हम लोग खुद ही डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और वो किस बेसिस पे लेते हैं? जो भी रिसेंट जजमेंट या जो भी जजमेंट आपके सामने आया होगा, आप उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। मेरा ये हम्बल सबमिशन है, आप सिर्फ रिलाई करें स्टैट्यूट के ऊपर और आईसीआई गाइडेंस नोट के ऊपर। इसके अलावा आपके पास जो और ऑप्शन है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सीबीडीटी का एफएक्यू, अगर कुछ ऐसा आता है तो उसके ऊपर रिलाई करें। अगर कोई हाई कोर्ट जजमेंट है जो आपका जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट है, तो और एसएससी ने उसके ऊपर रिलाई करके टीडीएस नहीं काटा है या अलग रेट पे काटा है, तो आप उसको अपने रिपोर्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस जजमेंट the SSC has relied not to deduct or deduct at the lower rate of TDS या टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता है। जो भी आपको लैंग्वेज डालना है आप वो डाल सकते हैं। जनरली वी अवॉइड, लेकिन दूसरे स्टेट का जजमेंट है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो जुरिसडिक्शनल नहीं है, क्या मैं वो ले सकता हूँ? दैट इज और सब्जेक्ट टू टेस्टिंग, बट ऑफ कोर्स ये लिटिगेशन की तरफ लेके जाएगा आपको। सो अगर आप क्लीन रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं तो आप बेटर ये है कि आप वो 5 चीज जो अभी डिस्कस किया, स्टैट्यूट, रूल्स, आपका गाइडेंस नोट, एफएक्यू, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इन पे रिलाई कीजिए। फॉर्म्स के ऊपर आते हैं 3CD के ऊपर। 3CD में 1 से लेकर 44 तक के पॉइंट दिए हुए, सारे पॉइंट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन बहुत रिलेवेंट है। नेम ऑफ द एसएससी, एड्रेस, पैन, दिस ये पार्ट ए में आता है A1 to 8A, और पार्ट बी में आता है 9 to 44। सो अगर मैं पार्ट ए में बात करूं, एड नेम ऑफ द एसएससी, एड्रेस, पैन, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेदर द एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। वेदर द एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स, इफ यस फर्निश रजिस्ट्रेशन नंबर, इफ नो तो जैसे आप नो डालेंगे तो आगे का ऑप्शन आपको खुलेगा ही नहीं। अब आपको ये देखना है कि एसएससी ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वेदर इज लायबल फॉर जीएसटी और नॉट, दैट इज वो एक सेपरेट टेस्ट है। अगर वो लायबल है और कराया है तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन डालना आसान है। मोस्टली केसेस में हम जीएसटी के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जीएसटी के अलावे अदर टैक्सेस जो जहां भी वो रजिस्टर्ड है, लाइक बहुत जगह अभी भी वीएटी, वैट लॉ एप्लीकेबल है, वो उसको भी डालना है। प्लस आईसी कोड, उसको भी डालना है, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटी, वो भी एप्लीकेबल होगा। सो वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। स्टेटस, प्रीवियस ईयर असेसमेंट, रिलेवेंट क्लॉज, ये वही पॉइंट है जिसमें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर मेरा किसी क्लॉज में 44A, B के ABCDE में मैं फिट नहीं बैठ रहा हूं, तब भी क्या मैं ऑडिट कर सकता हूं? एज पर माई हम्बल सबमिशन ऑडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए रिलेवेंट क्लॉज का जब ऑप्शन डालेंगे तो वहां पे भी आपका फेल हो जाएगा। ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब टैक्स ऑडिट का प्रिपरेशन हो रहा है तो एसएससी ने आपको ये भर के दिया है 3CD रिपोर्ट, उसके बेसिस पे आप 3CA कर रहे हैं, उसने ऑप्ट किया है, आपने उसके लिए कोई नेगेटिव रिमार्क या अपना कोई ऑब्जर्वेशन नहीं डाला। बेटर ये है कि अपने एमआरएल में वो आप काउंट उसको लिखवा लीजिए कि एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर दिस एंड बेस्ड ऑन दिस वी आर रिलाइंग ऑन दैट पार्ट, बिकॉज वो उसकी मर्जी है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट उसको नहीं चाहिए। हो सकता है कि ऑडिट कंप्लीट होने के बाद उसको कोई और एडवाइस करे और उसको लगे कि नहीं, मेरे लिए 115 BA BBA मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, तो वो उससे निकल सकता है। तो आपके रिपोर्ट में तो वो चीज आई नहीं और वो यहाँ से निकल गया, तो फिर वो मिसमैच आ सकता है। इसलिए बेटर ये है कि आप एक एमआरएल में उसको लिखवा लीजिए। नेम ऑफ द एसएससी हमने अभी डिस्कस किया, ये सब क्लॉजेज हैं आपके पास। ये जो मैंने पॉइंटर डाले हैं वो ये है कि अगर एसएससी का नाम ड्यूरिंग देयर में चेंज हो गया तो क्या होगा। सो 2-3 सिचुएशन बनेंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर में चेंज हुआ है तो आपको जो लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो नाम है वो लेना है। अगर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद नाम चेंज हुआ है लेकिन ऑडिट के पहले हुआ है तो आप पहले वाला नाम लीजिए, लेकिन आप अपने रिपोर्ट में लिख दीजिए कि इसका नाम अब चेंज हो गया है, इस डेट से इफेक्टिव हो गया और इसका अब ये नाम है। एड्रेस ऑफ द एसएससी, ये हम लोग जनरली रिलाई करते हैं कि जो हम पुराने करते आ रहे हैं वही एड्रेस है, लेकिन एसएससी का एड्रेस टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। सो आपको एसएससी से ये एमआरएल में ले लेना है कि भाई आपका करेंट एड्रेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका ये है। अगर कंपनी है तो कोई बात नहीं, कंपनी केस में आपको रजिस्टर्ड प्लेस आपके पास होता है, आप एमसीए के रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। बट ये भी हो सकता है कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहां आपने ऑडिट किया है वो प्लेस और रजिस्टर्ड प्लेस डिफरेंट हो सकता है।
लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा गया है एड्रेस ऑफ द एसएस, ये नहीं बोला रजिस्टर्ड एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ प्रिंसिपल एड्रेस, एड्रेस ऑफ द एसएस। इसका मतलब जो एड्रेस पे आपने ऑडिट किया है उसका आपको वहां पे एड्रेस डालना है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखना है कि अगर कोई कंपनी है जिनका डॉक्यूमेंट कहीं और मेंटेन हो रहा है तो आप एसएससी को ये बोल सकते हैं कि आप एमसीए में आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रजिस्टर्ड प्लेस पे नहीं मेंटेन करेंगे, कहीं और मेंटेन करेंगे, तो आप वो लेकर आइए। पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वो हमने डिस्कस कर लिया। प्रीवियस ईयर, सेलेक्ट एप्लीकेबल क्लॉज 18, स्पेसिफाइड रेट्स ऑफ इनकम टैक्स 3CD। अब 9 में आते हैं। यहाँ से चैलेंजेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगा था। अब यहाँ पे आता है कि अगर आपका क्लाइंट जो है वो फर्म है, यूपी है, एलएलपी है, अगर इन तीनों में से किसी में फिट बैठता है तो आपका पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो आपको बताना है। अगर ड्यूरिंग द ईयर में कई बार चेंज हुआ है पीएसआर तो आपको हर बार बताना है। ऑल्सो ऑल द चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपको सारे बताने हैं। चेंज इन रेम्युनरेशन इज नॉट टू बी रिपोर्टेड। अगर कोई पार्टनर का रेम्युनरेशन चेंज हो गया है तो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन, और वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। जैसे आप यहाँ रिपोर्ट करेंगे कंसिडरिंग इट्स अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके पास एक दो सेक्शन एकदम इमीडिएटली ट्रिगर करेगा, दैट इज सेक्शन 9 कैपिटल बी एंड सेक्शन 45 अंडर ब्रैकेट 4। तो आपको ये भी टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं उसका काउंटर इफेक्ट उन सेक्शन का क्या निकल के आता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली लॉयर्स के केस में, पार्टनरशिप फॉर्म के जहाँ पे लॉयर्स पार्टनरशिप फॉर्म है या कोई ब्रदर्स हैं, एक ब्रदर ने मना कर दिया, अब मैं नहीं करूंगा, तुम देख लो अपना, और वो छोड़ देता है फॉर्म को। उसने ना तो फॉर्म से भी कुछ पैसा लिया है बिकॉज सब कुछ अरेंजमेंट है उनका, वो चल रहा है, लेकिन वो फॉर्म से निकल गया। समझिए 3 ब्रदर थे, एक निकल गया, 2 चला रहे हैं, दोनों का रेशियो चेंज हो गया, आपने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। लेकिन उस एक के जाने का जो वैल्यूएशन है, पर्टिकुलर डेट जिस को रिटायर हुआ है या जा रहा है, उसका भी इम्प्लीकेशन को आपको रिपोर्ट करना है। उसके कारण ऑफ कोर्स 9B और 45(4) जो भी केस है आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस, सो ये बहुत सिंपल है, आपको ड्रॉप डाउन में जाना है और वहां पे वो कोड नंबर के साथ आ जाता है, आपको सेलेक्ट करना है। नेचर इज देयर एनी, इफ देयर इज एनी चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, तो ऊपर तो उन्होंने पूछा कि कोई जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है आप वो बता दीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर में चेंज हुआ है या मैं मल्टीपल नेचर ऑफ बिजनेस में हूँ, तो मैं कैसे डालूंगा उसमें। तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं डालने के लिए, आप वो डालिए। लेकिन और प्रिंसिपल आइटम जो आपको प्रिंसिपल बिजनेस है, आपका बहुत छोटे बिजनेस भी हो सकते हैं एक ही हेड के अंदर, तो आपको ये देखना है कि मुझे उसको भी रिपोर्ट करना है नहीं, बट आप मेजोरिटी जिससे आपका कवर हो रहा है एटलीस्ट उसको आपको रिपोर्ट करना है। अगर उसमें कोई चेंज आया है तो क्या वो चेंज भी मुझे रिपोर्ट करना है? यस, वो चेंज भी आपको रिपोर्ट करना है कि पहले मैं ए क्लॉज में पहले मैं इस कोड में था, अब मेरा कोड चेंज हो गया है। एक सिचुएशन और हो सकता है कि आपने बिजनेस का मॉडल चेंज कर दिया, बिजनेस चेंज कर दिया, लेकिन आपका कोड में कोई चेंज नहीं आया, क्या तब भी मुझे रिपोर्ट करना है? तब भी रिपोर्ट करना है। कोड इज ओनली फॉर द रेफरेंस। आपका जो क्वेश्चन पूछा था दैट इज नॉट रिलेटेड टू कोड, क्योंकि ये रूल से निकल के आ रहा है। फॉर्म में उन्होंने रेफरेंस के लिए आपको कोड दिया हुआ है, कन्वीनियंस के लिए कोड दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, प्रेस्क्राइब्ड कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मेंटेन कौन सा हुआ है, और ऑडिट आपने किसका किया है। जनरली सॉफ्टवेयर में आपको डालना होता है कि मैंने ये 6 आइटम का प्रेस्क्राइब्ड है, 6 आइटम मैंने उन्होंने मेंटेन भी किया और मैं उसका ऑडिट करके आया हूँ। अगर मान लीजिए प्रेस्क्राइब्ड है, उन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ है सारा, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि सारा मेंटेन नहीं है जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। सिंस वो मेंटेन नहीं, इसलिए आप ऑडिट नहीं कर सकते। अगर प्रिस्क्राइब्ड है, मेंटेन्ड है, बट आपको लगता है वो रेलिवेंट इसलिए आपने ऑडिट नहीं किया, तो भी आप उसको डाल दीजिए कि ये वाला, इस चीज को हमने कंसिडर नहीं किया एज कंसिडरिंग आवर ऑडिट प्लान, या अपना सैंपल जो भी आपने रखा उसके बेसिस पे कर सकते हैं। सो 44AA में उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ रूल 6F में जाके, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, कैश बुक, लेजर, जर्नल, सीरियल नंबर ऑफ कार्बन कॉपीज ऑफ ऑल बिल्स। तो अभी आप बोल सकते हैं कि ये तो सब ऑनलाइन हो गया, कंप्यूटराइज है, तो इसका क्या रिलेवेंट है कि मैं कार्बन कॉपी लगा के करूँ? सो नॉट रिलेवेंट। ओरिजिनल परचेज बिल, ओरिजिनल परचेज बिल का आजकल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, आप जितनी बार प्रिंट देंगे उतनी बार वो ओरिजिनल है। सो उसका उसको कैसे, तो यहाँ पे ओरिजिनल बिल, पेमेंट वाउचर, यस पेमेंट वाउचर आपके पास होनी चाहिए। डेली केस रजिस्टर, मैं ऐसा मानता हूँ कि
मोस्टली हमारे ब्रदर्स के पास डॉक्टर्स का ऑडिट होगा। डॉक्टर में दो केसेस आपके पास आएंगे। पहला वो जो एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रहा होगा, अपने क्लिनिक होगा और वहाँ पे पेशेंट आते होंगे, उसका वो ट्रीटमेंट कर रहा होगा। उन केसेस में उसके पास एक डेली केस रजिस्टर एज पर रूल 3C, एज पर फॉर्म 3C वो मेंटेन कर रहा होगा। आपको वो डॉक्यूमेंट मेंशन करना है अपने ऑडिट रिपोर्ट में कि ये मेंटेन हो रहा है। दूसरा केस आपके पास जो आएगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है आपका, चूंकि डॉक्टर्स 44AA में स्पेसिफाइड लिस्ट में आते हैं, तो आप वो आपके स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। अब आप वो दो सिचुएशन है, या तो किसी हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है और उनको समझिए कि 5 लाख रुपए पर मंथ एक पर्टिकुलर डेट को क्रेडिट होता है, और उनकी वहां पे TDS कट रहा है अंडर सेक्शन 194J, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? यस, ही इज प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। हालांकि इसमें एक चैलेंज और आता है कि जो अरेंजमेंट है उनका, वो लुक लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कि आप उनके यहाँ इतने घंटे काम करेंगे, आपको इतना घंटा प्रेजेंट होना है, ये आपका डेट ऑफ प्रेजेंस होगा, ये आपका टाइमिंग होगा, बहुत चीज लिखा होता है उसमें। तो क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की तरफ लेके जा रहा है? यस, हम उसको सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं कभी, अभी हमारे लिए यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि वो प्रोफेशनल है और उसने 194 44AA में इनकम के बेसिस पे अपना इनकम डिक्लेयर कर रहा है। अब इशू ये आता है कि टैक्स सॉल्ट कैसे करेंगे उनका। तो अगर 60 लाख का रेवेन्यू आता है तो टैक्स सॉल्ट होगा। अब टैक्स सॉल्ट के केस में उनको एक्सपेंडिचर के नाम पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारा खर्चा हॉस्पिटल करता है। दूसरा, डेली केस रजिस्टर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल का होता है। डेली केस रजिस्टर में पेशेंट का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डिजीज क्या है, कितना फीस उससे आया, सब कुछ लिखा होता है। और कोई भी हॉस्पिटल अपना ये इंफॉर्मेशन किसी डॉक्टर के साथ शेयर नहीं करेगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपको वो लिखना है उसमें। दूसरा एक और सिचुएशन आपके पास आएगा कि 44ADA में फॉल कर रहा है, यानी कि 50 लाख से नीचे है। 50 लाख से नीचे है, 44ADA में फॉल कर रहा है, और हम उसका 50% ले लेते हैं। क्या मैं 50% ले सकता हूँ? क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज लिखा हुआ होता है 50% और हायर। तो अगर वो आपको 50% का एक्सपेंडिचर का डिटेल नहीं देता है, तो इट विल फॉल अंडर 50% और हायर। तो जो हायर है वो लीजिए। इसका मतलब जो 50% है दैट इज नॉट ब्लैंकेट अप्रूवल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, कहाँ मेंटेन करना है? ऑफ कोर्स आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल प्लेस है। क्या मुझे सभी का एड्रेस डालना है? यस, जितनी भी जगह आपका ऑफिस है, जहां भी आप मेंटेन कर रहे हैं, सभी जगह का एड्रेस डलेगा। अगर मैं इंडिया में 30 जगह रजिस्टर्ड हूँ, 30 जगह मेरा प्लेस है, तो क्या 30 डालना है? यस, 30 डालना है। अगर मैं अगर मैं मेंटेन कर रहा हूँ ऑनलाइन नेट के थ्रू, या क्लाउड में मेरा डेटा है, तो क्या वो भी मुझे रिपोर्ट करना है? यस, वो भी रिपोर्ट करना है। तो मैं क्लाउड के केस में कौन सा एड्रेस डालूंगा? जो भी पाथ है आपका, आपको वो एड्रेस डालना है। ये हमने कर लिया प्रिजम्पटिव। मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप हमेशा लिखते हैं अक्रूवल मेथड, कैश मेथड। सो कैश मेथड और अक्रूवल मेथड हम लोग ये मान के चलते हैं, कंपनी के केस में हम अक्रूवल मेथड को ही फॉलो करते हैं, कैश मेथड फॉलो नहीं करते। अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप डिस्कशन में ये निकल के आया था कि कंपनी कैन ऑल्सो फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज यहाँ पे अकाउंटिंग पर्पस के लिए, सॉरी, फॉर द पर्पस ऑफ ICDS, अगर वो उससे बाहर होना चाहता है तो वो कंप्यूट कर सकता है अपना कैश बेसिस पे। बट थोड़ा डिफरेंट इसमें व्यू आएगा निकल के, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ना कि हम दो सेपरेट सेट को मेंटेन करते हैं। अगर हम एक ही अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम ये जो भी हमने मेंटेन किया, इधर इट इज फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट, हम एक ही सेट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि मेरा मर्केंटाइल है या अक्रूवल है। अगर ड्यूरिंग द ईयर में कोई चेंज आया है, तो आपको वो भी रिपोर्ट करना है कि यस, मैंने चेंज किया मेथड में। अगर उस चेंज के कारण कोई इम्पैक्ट आ रहा है, वो भी रिपोर्ट करना है। अब 13 में जो क्लॉजेज हैं वो ABCDEF तक है, लेकिन जनरली हम ABC तक जाते जाते हमें लगता है कि हमने अपना काम कर दिया, अब DEF में कुछ रिपोर्ट नहीं करना है। क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने से पूछा गया कि कौन सा मेथड है, आपने बता दिया। फिर पूछा आपसे कि आप मेथड कोई चेंज किया, आपने बोला नहीं। चूंकि आपने B को नो कर दिया, तो C ऑटोमेटिक नो हो गया, क्योंकि C में बोलता है ये अगर वो एफर्मेटिव है ऊपर वाला, तो आपको वो है ही नहीं। तो C भी खत्म हो गया, तो हम मान के चलते हैं DEF भी खत्म हो गया। हालांकि DEF मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे कि आपको ICDS का रिपोर्टिंग करना है। और ICDS, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर वो एंटिटी कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, तो हर केस में ICDS कुछ ना कुछ तो अप्लीकेबल हो ही रहा होगा। चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा होगा, इन ICDS 2 अप्लाई करेगा, ICDS 1 तो हर केस में अप्लाई कर ही जाएगा जनरली। सो ICDS 1 अप्लाई करेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर है,
तो ICDS 3 अप्लाई करेगा, ICDS 4 अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए ICDS 4 अप्लाई करेगा। फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करना, अगर वो कर रहा है तो उस केस में आपका ट्रांजैक्शन को आपका हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को भी रिपोर्ट करना पड़े। कुछ लोन लिया है, बोरिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है? अगर आपने कोई लोन लिया बैंक से, कुछ इंपॉर्टेंट मशीनरी आप बना रहे हैं, कुछ मशीनरी बना रहे हैं या मशीन कुछ बिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं, अभी तक क्या होता है, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ूं तो उससे कुछ अगर इनकम अराइज होता है, टेम्पररी इनकम अराइज होता है, तो वो कहता है कि आप उसको कॉस्ट में से कम कर लीजिए। यहाँ पे ICDS कहता है कॉस्ट में से कम मत कीजिए, जो कॉस्ट है आप उसको उतना ही रखो, जो आपको एडिशनल बीच में इंटरिम इनकम मिला है उसको आप इनकम में लेके जाइए और उसको ऑफर कीजिए टैक्स के लिए। इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है कि आपको ये टैक्स के लिए उसको लेके आइए, जबकि मेरा ICDS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट एंगल में काम करता है, वो अकाउंटिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो आपको ये देखना होगा कहीं ना कहीं वो डिफरेंस जरूर आ सकता है आपका उस क्लॉज के लिए, तो आपको वो रिपोर्ट करना है। 14 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो करते हैं, 145 कैपिटल ए फॉलो करते हैं, जो कि ICDS से भी अभी लिंक हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ICDS और 145 ए अगर एक ही लाइन में काम कर रहा है तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक डिफरेंट लाइन में काम कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ICDS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपको ये कहता है कि जो भी स्टॉक है आपका उसको प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया हुआ है उसमें अगर कोई टैक्स रियलाइजेबल टैक्स है तो उसको माइनस कर दीजिए, जबकि अकाउंट ICDS 2 और 145 ए कहता है कि जो भी टैक्सेस वगैरह लगे उसको इंक्रीज कीजिए, तो वो टैक्सेस से भी उसको इंक्रीज करना है। इंक्लूसिव मेथड एक्सक्लूसिव मेथड डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, पहले पुराने गाइडेंस नोट में एग्जांपल देके था 14 वाले में, अभी उसको हटा दिया गया है। उसका इम्पैक्ट यस इम्पैक्ट है या नहीं है वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा फैक्ट टू फैक्ट बेसिस के ऊपर, बट इस ये जरूर टेस्ट करने का चीज है कि इसका इम्प्लीकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वेरी सिंपल। सो इसमें जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि अगर स्टॉक को कन्वर्ट किया तो फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से लेंगे। कुछ चीजों का तो आपको मिल जाएगा, समझ समझ लीजिए कोई शेयर्स है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो भी अनकोटेड है तो आपको वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। अगर कोई गोल्ड में आपने डील किया तो उसका वैल्यू आपको मार्केट से मिल सकता है, लेकिन अगर आपने कोई अदर एसेट को किया कन्वर्ट तो उसका वैल्यू आपको लेना मुश्किल होगा, तो आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट करानी ही करानी है। 15 16 में आते हैं अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो जनरली आपके बुक्स में सारे अमाउंट हम लोग क्रेडिट करते हैं, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसको हम क्रेडिट नहीं करते, जैसे कि मेरा कोई अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और अदर सोर्स का कोई इनकम है जो मेरे सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, तो वो नहीं लेना है। तो किसको लेना है यहाँ पे? तो उस तरह का कोई इनकम जो आपको लगता है कि मेरा बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन और मेरा उसमें कवर नहीं हुआ है जब मैं रेवेन्यू अपना कैलकुलेट कर रहा था, या मैंने कहीं पे भी इनकम में भी उसको नहीं दिखाया, तो वो लेना है। यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपके पास एक सिचुएशन जो 194 आर में जो TDS कटा है वो 28(4) में आपका बिजनेस इनकम के लिए बताता है कि आपको ये फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उस केस में आपको ये देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है वो मैंने कहाँ लिया है कि नहीं लिया है। क्या मैं वो पोर्शन जो मेरा अमाउंट मुझे मिला है अंडर 28(4) वो मेरा इनकम है या वो मेरा टर्नओवर है? गाइडेंस नोट ये कहता है कि आपका वो टर्नओवर है और आपको टर्नओवर पर काउंट कीजिए। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के लिए वो इनकम है, तो अब उसके ऊपर आपको 44 ADA मिलेगा कि नहीं, दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी टेस्टेड। 44 AB का टोटल थ्रेशोल्ड के लिए उसको हम जब टेस्ट करेंगे वो भी दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी टेस्टेड। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर ऑलरेडी 20 करोड़ है, उसको और वो MSME है, उसको 1 करोड़ का इंटरेस्ट मिलता है बिकॉज ऑफ कि वो MSME है और सामने वाली पार्टियों ने उनको टाइम से पेमेंट नहीं किया, तो ऑफकोर्स ये भी आपका कवर होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया ड्यूरिंग द ईयर में, उसको सेल किया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में सेल किया है, तो 43C अगर आपका बिजनेस है और अगर आपका कैपिटल गेन है तो 50C के हिसाब से आपको देना है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे कि मेरा वैल्यूएशन डेट कौन सा लूंगा, स्टैम्प ड्यूटी डेट कौन सा लूंगा, अगर मैंने उस टाइम पे कोई ट्रांजेक्शन किया है, मनी में मैंने उनको कुछ दिया है, एग्रीमेंट को रजिस्टर किया है, तो क्या होगा। सो मेनी क्वेश्चंस जो कि फॉर्म में कवर नहीं किया गया है, फॉर्म में आपको ब्लैंकेट पूछा गया है। कंसिडरेशन रिसीव्ड और वैल्यू अडॉप्टेड, कंसिडरेशन कितना रिसीव किया और क्या वैल्यू आया।
तो यहाँ इसके इसके कारण जो बहुत सारा क्लॉज, प्रोवाइजो क्लॉज जो 50C का है और 43CA का है, वो अनटच्ड रह रहा है। टू माय अंडरस्टैंडिंग वो भी इनको फॉर्म में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे रिपोर्ट में समझ लीजिए कि डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस इसलिए, लेकिन उस टाइम पे जब ट्रांजेक्शन हुआ था तो वो उस समय ट्रांजेक्शन कुछ पेमेंट दिया गया था, इसका मतलब आप 50C कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट करेंगे कि डिफरेंस है तो वो कैच कर लेगा उसका, और उसके ऊपर डिमांड निकल सकता है। तो बेटर ये है कि आप उसको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करके आप उसका रिपोर्टिंग सीधा 3CA 3CB में कीजिए, और वहां पे आप लिख सकते हैं उसका, आप लिख सकते हैं कि आपका ये जो आइटम है ये इस डेट को इसका ट्रांजेक्शन एज पर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरिंग द प्रोविजो क्लॉज ऑफ 50C और 43C जो भी केस है आपका, उसके बेसिस पे इसको किया गया है। पर्सनल प्रॉपर्टी 22, एम्प्लॉय कमीशन बोनस, ये इंपॉर्टेंट है। सम रिसीव्ड फ्रॉम, सो ESI जनरली प्रोविडेंट फंड के लिए, क्योंकि ये सब हम लोग रिपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली जो डिस्कस हुआ उसमें बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया, और उसके लिए मैं पंकज जी को फिर से थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि ये हमारे डिस्कशन में उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि आपका जो जो रिसीव, जब हम यहाँ पे डालते हैं सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपने अमाउंट डाल दिया, ड्यू डेट फॉर द पेमेंट और द एक्चुअल अमाउंट पेड और द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। सो व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट? समझ लीजिए कि आपका अप्रैल का सैलरी है जो आपने अकाउंटिंग पर्पज के लिए अप्रैल में अपने बुक्स में डेबिट कर लिया। एक्चुअल में पेमेंट डेट आपका, एज पर पॉलिसी पेमेंट डेट आपका 7 मई है, 7 मई है। तो आपके लिए जो TDS जो जो ये डिपॉजिट करने का डेट ड्यू डेट होगा वो 15 मई होगा या 15 जून होगा, 15 जून होगा। सो लॉ ये कहता है कि आपको पेमेंट करने के डेट से आपका लाइबिलिटी काउंट होगा, क्योंकि आपका एक्चुअल में आपने उस समय उससे कलेक्ट किया, रिसीविंग आपका उस टाइम पे हुआ जब आपने उसका एक्चुअली पेमेंट किया, ना कि उसके पहले। सो बेस्ड ऑन दिस ये एक व्यू लिया जा सकता है, बट आई डोंट नो, टाइम विल टेस्ट। मेरे ख्याल से कोई जजमेंट भी है जो हम लोग उसको देख सकते हैं, बट स्टिल देयर आर सम रिलैक्सेशन है। अगर आप वो डेट लेते हैं तो आपका केस सस्टेन करेगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आप 15 अगस्त वैसा डेट है जहाँ पे कि ड्यू डेट छुट्टी का दिन है, तो आपको ड्यू डेट को ही बढ़ा के लिखना है, ये नहीं कि 15 अगस्त लिखना और पेमेंट डेट 16 अगस्त लिखना है, अदरवाइज फिर वो गैप आएगा और उसके वो ऐड करके भेज देंगे। तो वो सब में आप जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी आप चेंज कर सकते हैं उसमें। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये हो गया। अमाउंट, ये भी एक 21 भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पे कि बोलता है कि आपका जो वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है उसके कारण आपने कुछ पेमेंट किया तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपने कुछ पेमेंट, कोई पेनल्टी भरी है विच इज अदर देन द वायलेशन, जो ऊपर कवर्ड नहीं है, वो भी आपको यहाँ डालना है। तो ये इंपॉर्टेंट चाहिए कि अगर आपने GST का लेट फाइन पे किया है तो क्या वो मेरा, मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। सो अगर आपने कोई एडिशनल फीस दिया ROC का, वो यहाँ रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आपने TDS का रिटर्न लेट फाइल किया है, उसके कारण आपने 234E में जाके कुछ फंड पे किया, तो वो मुझे यहाँ रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। तो दीज आर ऑल पॉइंट्स जहाँ पे कि आपको डिसाइड करना है कि ये मेरा पेनल्टी है या नहीं है। बहुत सारी जगह ये डिस्कस हुआ और डिबेट इसके ऊपर मेरे से कुछ जजमेंट्स भी हैं जिसमें उन्होंने ये बोला, ये जो फाइन पे कर, फीस पे कर रहा है, दैट इज नॉट पेनल्टी पर से। पर्सनल नेचर एक्सपेंडिचर, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। सो यहाँ पे हमें सिर्फ पेमेंट को रिपोर्ट करना है, वेदर इट इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल वो सब नहीं डालना है, सिर्फ पेमेंट को रिपोर्ट करना है। 43B, नीडलेस टू से, उसके ऊपर हम लोग का काफी बार डिबेट हो चुका है। 56 to 10 सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट गार्ड प्रोविजन। 31 particulars of each receipt where such receipts in otherwise than by cash, otherwise than by a bank check or bank draft। काउंटर क्वेश्चन उसमें और आता है, रिसीव्ड बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट। सो आपने कितना चेक से रिसीव किया, कितना बैंक ड्राफ्ट से रिसीव किया, आपको बताना है। दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 269ST। अब इशू ये आती है कि कई बार आप ये कहते हैं कि हम बियरर चेक दिया या लिया, हमें पता ही नहीं चलता कि ये इसका, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में पता लिखा हुआ नहीं आता, तो हमें पता नहीं चलता कि ये बियरर चेक था या क्या था। तो उस केस में फिर आपके लिए जो चैलेंज आएगा वो 5% जब टेस्टिंग किया था स्टार्टिंग में, फॉर द पर्पस ऑफ कि आपका वो टर्नओवर का क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, 1 करोड़ होगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि वो वॉल्यूमनस है और इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड वेदर इट्स अ बियरर चेक और अदर देन अ बियरर चेक, तो आप फिर वहां पे भी आपका टेस्ट फेल हो जाएगा।
बिकॉज आप वहां पे टेस्ट कर रहे हैं ये बोल के कि हमने टेस्ट किया और 5% से कम इनका कैश ट्रांजेक्शन है, यहाँ आप कहते हैं बिकॉज अगर आपने बियर्ड चेक है तो बियर्ड चेक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज केस कैश। 34 डीम डिविडेंड, ये एक अपने आप में चैलेंज है डीम डिविडेंड बिकॉज 222E की अगर हम लोग बात करें, अगर किसी को दिया गया है आप पैसा दिया है और आप कंपनी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, तब भी ये सिचुएशन आ सकता है और उस केस में आपको डेटा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, वो टेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज उस पर्टिकुलर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का उसके पास वो प्रॉफिट निकाला है कि नहीं है, वो आपको पता नहीं होगा। 42 44, ये 44 में कई बार डिस्कस हो चुका और अलग अलग फोरम में तो कई बार स्पेशली 44 को ही डिस्कस किया गया है। और इसमें अगर देखें क्लॉज तो सीरियल नंबर के बाद जो आपका था टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये कई बार पॉइंट आया कि क्या सारे एक्सपेंडिचर को लेने हैं, तो यस सारे एक्सपेंडिचर लेने हैं आपको, जो एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है वो आपको देखना है कि सैलरी वगैरह। क्लॉज 2 में हम लोग ये कहते हैं कि कॉलम नंबर 2 में सारे लेने हैं, उसके बाद आपको बाइफरकेट करना है कि क्लॉज 3 4 5 में क्या जाएगा, जो 3 4 5 में जाएगा उसी का टोटल 6 में आएगा और फिर 7 है। एक चीज आपको समरी के लिए बता देता हूँ, हायर द अमाउंट इन कॉलम नंबर 7 चांसेस ऑफ स्क्रूटनी आर हायर, क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी से ज्यादा डील कर रहे हैं और क्लॉज 7 में आपने ज्यादा अमाउंट डाला हुआ है, तो चांसेस है आपके पास स्क्रूटनी आने का, क्योंकि बीइंग अ पर्सन आप अनरजिस्टर्ड से क्यों डील कर रहे हो क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा, अगर कोई क्लाइंट आपका जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्या उसको भी ये फाइल करना है, ये फॉर्म ये क्लॉज भरना है? यस। अगर आपका कोई क्लाइंट लॉयर है, डॉक्टर है, जो डायरेक्टली जीएसटी में उसको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है शायद, तो भी उसके केस में ये फॉर्म भरना है, आपको ये क्लॉज भरना है। गाइडेंस नोट में क्लैरिटी के साथ दिया गया है, कुछ अभी भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आरसीएम वाले को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो क्या कैसे रिपोर्ट करेंगे उसको, और कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी भी जो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने चाहिए, जो हमने शायद इसमें डाला भी है। व्हाट इफ द पेमेंट आर मेड, whether all the expenditure is to be reported? Yes, all the expenditure to be reported. Whether salary, wages, depreciation, so salary is not paid to any entity, it's to an individual. Wages is also the same. Depreciation is not an expenditure, right? It's an allowance. और write off is an expenditure, but you're not making payment to any entity. आप just write off कर रहे हैं accounting purpose के लिए कि मुझे अब इसको हमने write off किया है। So whether purchase of future option, yes, अगर आपका ट्रांजेक्शन है तो ऑफ कोर्स सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है तो आपको वो भी रिपोर्ट करना है। टाइम ऑफ टेस्टिंग क्या होगा आपका, ये चेक करने का कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। सो ड्यूरिंग द ईयर में जब जब आप उसे ट्रांजेक्शन करेंगे हर बार आपको टेस्ट करना है। ऐसा हो सकता है कि इनिशियली वो अनरजिस्टर्ड पार्टी हो, बाद में वो रजिस्ट्रेशन करा ले, तो उस केस में आपको कुछ ट्रांजेक्शन जो है जो रजिस्ट्रेशन के पहले के हैं वो अनरजिस्टर्ड में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद के हैं वो रजिस्टर्ड में जाएंगे। एक चैलेंज बहुत आता है कि समझ लीजिए मैं किसी का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, बाद में वो पार्टी अनरजिस्टर्ड हो गई या बैकडेटेड अनरजिस्टर्ड हो गया, तो उस केस में क्या होगा? सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि अभी भी इसमें आंसर नहीं है, अगर आप क्योंकि गाइडेंस नोट भी इन पॉइंट्स के ऊपर स्टिल दे आर साइलेंट ऑन दिस। डिफिकल्टीज ये हमने डिस्कस किया आपसे, रिवीजन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया। पेनल्टी आपके पास टाइम है 31 सितंबर तक का। कई क्लाइंट ऐसे भी होंगे जो आराम आराम से आ रहे होंगे और वो आपके साथ आते हैं बाद में, तो उनके लिए पेनल्टी रेडी है, 1.5 लाख या फिर 5%, 0.5% टर्नओवर जो भी कम हो, तो आप उसको बता सकते हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मैक्सिमम आपका पेनल्टी आएगा तो 1.5 लाख तक आएगा, उससे ऊपर नहीं आ सकता। कम ही आएगा, कम आएगा तो कम आएगा, अदरवाइज 1.5 लाख, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ये हमने कवर किया। यूडिन जनरेट करना है, यस। सो मैंने यहाँ तक आपका सारा पॉइंट कवर किया। इसके बाद कुछ Q&A में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि जो 60 मिनट मुझे दिया गया था वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। यस सुमित सर, अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसमें चैट बॉक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए हैं, तो देख लेता हूँ। इन टैक्स ऑडिट ग्रॉस टर्नओवर इंक्लूड्स स्पेकुलेटिव बिजनेस, सो ये हमने डिस्कस कर लिया, स्पेकुलेटिव बिजनेस को भी कवर करेंगे। इट मींस लास्ट डेट फॉर टैक्स ऑडिट इज 29 सितंबर।
सो यस, टैक्स ऑडिटर का जो सिग्नेचर होगा वो 29 सितंबर का होगा। उसके बाद अगर आप करते हैं, हालांकि एक दिन का डिफरेंस है, और रिसेंटली ITAT ने बोला कि एक दिन का डिफरेंस इज नॉट अ डिफरेंस, तो ये अलाउ कर देते हैं। बट उनको भी अलाउ कराने के लिए ITT तक जाना पड़ा था, ये ध्यान रखिएगा आप। और आपके पास कोई इशू नहीं है, अगर आप 30th को भी कर रहे हैं, आप 29 का यूनिट जनरेट कीजिए और 29 के डेट में आप साइन कर सकते हैं इसको। सचिन जी, PPT में शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी केस स्टडीज, ऑलमोस्ट 25-30 केस स्टडीज है। आप जब इसको आराम से टाइम मिले तब स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत चीज नया निकल के आएगा इसमें। इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, GP रेशियो इज एप्लीकेबल और नॉट। सो GP रेशियो, अगर आप ये सर्विस इंडस्ट्री है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे GP रेशियो बोल के हम कुछ निकाल सकते हैं। सो डायरेक्ट NP रेशियो आप वहाँ पे NE करके निकाल सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, PF registration, ESI registration under indirect tax. So it's not indirect tax. So professional tax is not indirect tax. जो कोई एम्प्लॉय के ऊपर वो लगाया था, वो पर्टिकुलर स्टेट में लगता है और वो एम्प्लॉयज के ऊपर लगता है, नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली PF एंड ESI ऑल्सो नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसको उसको वहां पे नहीं डालना है। एट अ टाइम ऑफ जनरेट ऑफ यूडीन फॉर फाइनेंशियल ऑडिट, व्हाट वी शुड सेलेक्ट। ये सर यूडीन में क्या सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन में क्या था वो मुझे नहीं पता, वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें सचिन सो जी या कैन, तो टैक्स ऑडिट कर रहे होंगे या कंपनी ऑडिट, तो डिपेंड हाँ, होंगे कि हम क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे करेक्ट। तो select। जो भी आप कर रहे हैं उसके हिसाब सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट। कैन वी टेक डिफरेंट अकाउंटिंग इनकम मेथड फॉर अदर सोर्स इनकम, लाइक अदर सोर्स विथ कैश एंड अदर इनकम इन अक्रूवल। सो ये हाइब्रिड टाइप लगेगा देखने में थोड़ा, जो कि अलाउड नहीं है, एंड आई विल नॉट एडवाइज दिस। हालांकि अगर आपका वो अदर देन बिजनेस है, क्योंकि आपका बिजनेस के लिए अकाउंटिंग के लिए बोला गया, लेकिन अगर आप देखें 145A 145 की बात करता है, तो वो दो चीज को कवर करता है, इनकम अंडर हिट बिजनेस इन प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो आप उसके लिए मेथड डिसाइड कीजिए। आप दो इनकम के लिए, एक ही SSC के लिए दो डिफरेंट मेथड नहीं यूज कर आई सकते। डोंट थिंक कि आप ले सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। राइट। PPT वी विल शेयर। रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटर टू प्लीज शेयर, यस, वो तो हो जाएगा, कोई PPT इशू नहीं है। रेफिशिएंट। 194Q TDS must on goods. So 194Q is on goods in transit, is 194Q TDS uh, must be on goods in transit. So goods in transit बेसिकली क्या है, ये अब TD 194Q का अप्लाई होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच वाज अर्लियर। समझ लीजिए आपने परचेज किया और आप अभी क्रेडिट कर रहे हैं पार्टी को, तो आपको TDS काटना है। अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो एडवांस पे काटना है। अगर आपको, आपका टर्म्स ऐसा है कि मेटल रिसीव होगा तब हम आपको बुक करेंगे, तो आपको तब काटना है। वो डिपेंड करता है, आपका आपका जो लॉ का प्रोविजन क्लियर है, एट टाइम मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट विच वाज अर्लियर, एंड यस दैट इज ऑन गुड्स। एंड प्लीज नोट, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो गुड्स। और अगर आपका कोई क्लाइंट जो फैक्ट्री चला रहा है और वो बिजली का बिल 50 लाख से ऊपर पे करता है, चाहे वो हरियाणा बिजली वितरण का कर रहा हो या उत्तर प्रदेश का कर रहा हो या दिल्ली का ही क्यों ना कर रहा हो, उस केस में भी 194Q अप्लीकेबल होगा। Clause 44 compliance if company not able to provide the data. So clause 44 सर, कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसमें उसको बोलिए डालने के लिए। और आप अपना रिपोर्ट में 3CA, अगर आप कंपनी है 3CA में डालिए कि, या 3CB जो भी आप भर रहे हैं, कि इसके ऊपर कमेंट करना कि इसका एक्यूरेसी या इसका कंप्लीटनेस के ऊपर कुछ भी कमेंट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया दैट इज नॉट सफिशिएंट। Any limit on value of asset capitalized? No, there is no limit for this, ma'am. और सर संजीव सर, कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर। अंकित सर पूछते हैं, इफ टर्नओवर इज लेस देन 1 crore, इज टैक्स रेट एप्लीकेबल irrespective of net profit? प्लीज आंसर। सो इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 1 crore, एज्यूमिंग, तो मैं 44AB को अभी टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ सीधा 44AD में, और 44AD जब मैं टेस्ट करूंगा तो वहां पे बोलता है एलिजिबल SSC है, एलिजिबल बिजनेस कैरी कर रहा है। तो मैं अभी टेस्ट करूंगा सिर्फ इंडिविजुअल HUO फर्म को। अगर वो कैटेगरी है और उसका टर्नओवर 1 crore से कम है, और अगर वो उसका प्रॉफिट भी 8% या 6, I think some network disconnection. Wait for a minute. करंट ईयर का फैक्ट क्या है, प्रीसीडिंग 5 years का फैक्ट क्या है, वो पूरा टेस्ट करना होगा।
For MSME, if the turnover is above around 50 crore, but certificate is given of micro, then what to do? सर ये आपका जो माइक्रो स्मॉल का टेस्ट है, आई थिंक उसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका ये वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो उसके बेसिस वो आपके एसेट और टर्नओवर के बेसिस पे होता है, दैट नीड्स टू बी टेस्टेड। आई डोंट थिंक उसके कारण कोई फर्क आएगा। फर्क ये आएगा कि सामने वाली पार्टी ने आपको एमएसएमई में कवर किया है या नहीं किया। तो अगर आपने उसको सर्टिफिकेट दिया है कि मैंने एमएसएमई एंटिटी, तो उसके ऊपर वो एज पर लॉफुली ही इज बाउंड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन दैट, और वो आपको उसको पे भी करना है। अभी इसका चैलेंजेस तो नेक्स्ट ईयर में ज्यादा आएगा, जब 43B में जो प्रोविजन इंसर्ट हुआ है उसके बाद से इसका इश्यू ज्यादा आएगा। If the SSC not taken registration under ESIPF despite having obligation to registration, then what is reporting? So इसमें आपको सर 3C HCC जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें रिपोर्ट कर दीजिए कि SSC is liable for ESIPF जो भी केस है आपका, but he has not taken registration. So आप चूंकि आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो आपने ये पॉइंट डाल दिया। रेलेवेंट पॉइंट के ऊपर चूंकि उसने कुछ कलेक्ट नहीं किया होगा तो आप वहां पे कुछ डाल नहीं पाएंगे। Clause 27A, please explain. 27A. 27A is the amount of value-added tax, amount of central value-added tax credit availed or utilized during the previous year and its treatment. So जो भी आपका वैट बेसिस पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे अभी भी रूल में इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है, अभी भी ये सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स लिखते हैं। हालांकि गाइडेंस नोट में इसको ऑब्लिक जीएसटी भी कवर किया गया, बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग सिंस रूल स्पेसिफिक उसी टर्म के लिए बोल रहा है तो हमें उसी टर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो अगर आपका अप्लीकेबल है तो आप रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन गाइडेंस नोट कहता है उसमें कवर कर रहा है, तो आप गाइडेंस नोट को फॉलो करके, क्योंकि हमारे लिए तो गाइडेंस नोट भी बाइंडिंग है, तो हमें गाइडेंस नोट को फॉलो करके हमें वो जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी है उसको भी कवर करना है। प्रवीण सर, एसएससी इज रिक्वायर्ड टू deduct and deposit TDS during financial year 22-23, but he has neither deducted nor filed any TDS return. Then what should be the qualification language in form 3CD? So sir, इसमें आपका एक फॉर्म में आता है जहां पे आपको रिपोर्ट करना होता है कि उसने टीडीएस काटा है या नहीं काटा है। पहले तो काटने के लिए कितने अमाउंट से टीडीएस काटना चाहिए था आपको वो भी डालना है, उसने कितने के ऊपर काटा है वो पूरा भरना है आपको, डेट ऑफ पेमेंट वगैरह। तो उसने कुछ किया नहीं तो सब नील जाएगा कि, और लेकिन आपको वो क्लॉज भी भरना है सो कि वहां से निकल के आए, प्लस आपको साथ में वो वाला जो फॉर्म 3C और 3CV है वहां पे भी आपको ये भरना है कि इसने जमा रजिस्ट्रेशन या कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। सो 34A आपके लिए रिलेवेंट है, 34A 34B आपको वो भरना है। इलस्ट्रेटिव एमआरएल इसके बाद सुमित जी को मैं शेयर कर दूंगा, आप उनसे ले लीजिएगा। डिक्लेरेशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टर्स आर रिसीव्ड फॉर लेस देन 10 व्हीकल्स बट टीडीएस रिटर्न नॉट फाइल्ड, देन रिपरकेशन। सो अगर आपने ले लिया कि आपका 10 से कम का व्हीकल है तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। Yes, recording will share. Raju takes one. Would income received in advance related to next be included in calculation of turnover? So राजू सर, ये टर्नओवर के लिए तो काउंट नहीं होगा, लेकिन जब आप 44AB का क्लॉज ए का प्रोवाइजो क्लॉज में जाएंगे तो वहां पे 5% को टेस्ट करने के लिए एडवांस भी काउंट करना है। लेकिन टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड दिया हुआ है 1 करोड़ 10 करोड़ और उसके ऊपर, उसके लिए ये एडवांस रिसीव्ड काउंट नहीं होगा एज टर्नओवर। 1+ can we opt 44AD for one business and normal taxation for an individual? So अगर वो बिजनेस कैरी कर रहा है, चाहे वो मल्टीपल बिजनेस कैरी कर रहा है, अगर वो बिजनेस कैरी कर रहा है तो इट विल बी डिफिकल्ट कि आपका आप ये कहें कि मैं एक बिजनेस के लिए तो मैं 44AD लूंगा, एक बिजनेस के लिए मैं टैक्स ऑडिट करूंगा। अगर वो बिजनेस, क्योंकि इनकम टर्नओवर फ्रॉम इफ द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, तो बिजनेस में आपको कवर होता है। लेकिन अगर वो पर्सन प्रोफेशन कैरी कर रहा है
तो आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस का टर्नओवर मैं अलग लूंगा, प्रोफेशन का टर्नओवर अलग टेस्ट करूंगा। किसी एक में टैक्स रेट अप्लीकेबल हो सकता है, किसी एक में टैक्स रेट नहीं हो सकता है, किसी में प्रिजम्पटिव में जा सकता हूँ, किसी में नहीं जा सकता हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप उसको ले सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग होना चाहिए। बिजनेस भी वो वाला हो सकता है, अगर वो 44 ए 44 बीबीबी उनमें अगर है तो वहां पे हो सकता है। अमित जी ने पूछा है इस पावर सेक्टर अंडर जनरल, यस सर कवर्ड। कोड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रिलेटेड हमने कर दिया। क्लॉज 44 इंपोर्ट परचेज शुड बी शोन, यस सर ऑल एक्सपेंडिचर में तो परचेज भी आता है, इवन इंपोर्ट परचेज आल्सो कवर्ड। आप उसमें लिख दीजिएगा जीएसटी नॉन रजिस्टर्ड में चला जाएगा वो, नो वॉइस। ओके, इन 43B should we show PF and ESI unpaid? 43B में ESI PF का जो आपका जो क्लॉज में लिखा गया आपको वो डालना है, और आई डोंट थिंक इसको इसके लिए ESI PF में इसको कवर किया गया है। यस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को कवर किया गया है, बट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को उसमें कवर नहीं किया गया है। प्रोवाइजो क्लॉज में ये दिया गया है कि वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कवर्ड नहीं है। It is required. Is it required to deduct TDS and the 194 कि even vendor collected TCS? No, if the vendor has collected TCS, then not required. Practically speaking, लेकिन लॉ एकदम क्लियर है इसमें। लॉ ये कहता है कि अगर TDS नहीं काटा गया है, then TCS प्रोविजन विल अप्लाई। उल्टा नहीं है। सो पहला राइट TDS काटने वाले का है, पेयर का है। अगर उसने TDS काट लिया तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तो काटोगे ही तो मैं नहीं काट रहा हूँ, वो नहीं है। तो लॉ क्लियर है कि अगर TDS का प्रोविजन कोई अप्लीकेबल होता है, देन दैट उसको फर्स्ट राइट मिलेगा, उसके बाद TCS प्रोविजन अप्लाई होता है। मनीष जी कहते हैं सर इन केस ऑफ डिजिटल टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ देन ITR 3 ओनली वी फाइल। सर ITR कौन सा फाइल होगा ये तो मुझे नहीं पता। दिस ईयर properties financial statement can be prepared in format or mandatory or to prepare new vertical format। ये सुमित जी, ये अभी जो गाइडेंस नोट आया है वो 1/4/2024 से मैंडेटरी है। तो अभी रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंडेटरी राइट नाउ। I did not got the date of 29/9/2023 for tax audit। ओके, सो सर 29/9/2023 का जो डेट है वो निकल के आ रहा है, स्पेसिफाइड डेट का जो कॉन्सेप्ट है। अगर आप 44AB के सारे क्लॉज खत्म ABCDE खत्म करने के बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट नहीं लिखा हुआ। सो इफ 30th September is the specified date, then before the specified date means 29 September। The vendor gave micro certificate even if turnover and assets are above। I think we should rely as a auditor, we should rely on the certificate which the vendor has given, rather than कि मैं उसका फिर एसेट और जाके चेक करूँ कि आपका, फिर हम उसको ये बोलें कि आप तो गलत सर्टिफिकेट लिया हुआ है आपने। आई डोंट थिंक कि हमें अपना एरिया को एक्सीड करना चाहिए। How to report 34A, B, C if SSC has not taken TAN and not deducted? So सर आपने अगर TAN नहीं लिया है और आपको TCS आपके ऊपर TDS का प्रोविजन आता है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब अभी हमने ऊपर ये पॉइंट डिस्कस किया ऑलरेडी डिस्कस किया था। आई थिंक TDS रिटर्न इज कंपल्सरी फॉर नील TDS ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। इन केस ऑफ नील रिटर्न ही इज आस्किंग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर के लिए स्पेशली ये पूछ रहे हैं कि आपको नील का है तो भरना है। सो आई थिंक वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूँ कि नील उनके केस में जाएगा कि नहीं, क्योंकि नील के केस में रूल में बोला गया कि इट इज नॉट मैंडेटरी इफ इट इज नील, लेकिन उसको कोई प्रोवाइजो दिया कि नहीं, दैट आई हैव टू चेक सर। At a time of Udin generate option regarding turnover is to be included in non-speculative turnover। At a time of Udin option trading turnover is to be included। सर वो आप अपने रेफरेंस के लिए इंक्लूड कर सकते हैं, बट टैक्स ऑडिट पर्पस के लिए तो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद 194 क्यू इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स इन ट्रांजिट, या आई थिंक हमने डिस्कस किया है इसको। व्हाट इफ नो ऑडिट ट्रेल इज नॉट मेंटेन्ड फॉर नेक्स्ट ईयर टैक्स ऑडिट?
I think it is mandatory, sir. Audit trail is required. Audit trail is mandatory from the current financial year itself. Yes. So TDS compliances are not applicable in case of individual covered under tax audit first time. So TDS, yes, if it is first time, so the tax audit first time is not relevant. TDS provision says if the turnover in case of individual HUF, if the SSC is carrying on business, if the turnover is more than 1 crore, in the preceding financial year, then the TDS is required to be deducted. ये नहीं बोला कि टैक्स ऑडिट होना चाहिए, वो पुराना क्लॉज था जहाँ पे टैक्स ऑडिट बोलते थे. अभी चूंकि टैक्स ऑडिट 10 करोड़ तक भी हो सकता है, तो इन्होंने बोल दिया 1 करोड़ से अगर ऊपर है आपका तो होगा, और अगर प्रोफेशन कैरी करा तो 50 लाख से ऊपर. A person taking your views as per taking your view, person carrying on profession can claim 44 AD as well as 44 AB if separate books maintain. So 44 AD ये अभी हमने डिस्कस किया. If we are carrying on business, person carrying on business, then आपका वो बिजनेस में ऐड हो जाएगा. अगर आपका सेपरेट क्लॉज में फॉल करता है तो 44 AD और AB फॉर द सेम बिजनेस, फॉर द बिजनेस. आपका 2 बिजनेस है, आप एक में 44 AD लेना चाहते हैं कि 44 AB लेना चाहते हैं, आई डोंट थिंक कि आपको अवेलेबल होगा वो, क्योंकि वो बिजनेस की बात करता है. एंड दैट टू अगर आपका अदर बिजनेस है लाइक 44 AB 44 AE BB BBB है, तो फिर आप ले सकते हैं. फॉर नेक्स्ट ईयर, if MSC not paid as MSC SME not paid in 45 days, then expenditure disallowed permanently or for that year. So for that year जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको अलाउ होगा. Next year it will be allowed. जब आप पेमेंट करेंगे तब अलाउ होगा. So yes sir, I have covered all the. And Sachin, wonderful session. In 1 hour you have covered entire session, and more than 70-80 query you have covered wonderfully. So thank you very much to each participant. Still 60 participants are there, and everyone attended this tax audit last minute guidance by you. And thank you sir. Thank you Sachin bhai for your wonderful time in this crucial time. Thank you to all participants. Thank you so much. Thank you. Thank you sir. Thanks. Thank you each one of you.